डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं परासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार। अपन ने पहले पढ़े थे भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार। तो दोस्तों, परासरण दाब के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। पहला समपराशरी विलयन, दूसरा अतिपराशरी विलयन और तीसरा अल्प पराशरी विलयन। समझते हैं कि समपराशरी विलयन देखो क्या होता है। मान लो एक टब है और एक दूसरा टब है जिसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है, एक विलयन ये है कम सांद्र है, नमक का शक्कर का, और एक विलयन ये है जो थोड़ा अधिक सांद्र है। ठीक है, तो बताओ परासरण की क्रिया कहाँ से कहाँ होगी? कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर। लेकिन यदि मैं इनकी सांद्रताएं क्या कर दूं? समान कर दूं। सांद्रताएं मतलब C1 और C2 दोनों की सांद्रताएं मैं क्या कर दूं? बिल्कुल इक्वल कर दूं, बराबर कर दूं। तो बताओ क्या परासरण की क्रिया होगी? नहीं। अर्धपारगम झिल्ली में से परासरण की क्रिया न विलेय के कण इधर जाएंगे न विलायक के, किसी के भी आपस में इधर उधर नहीं जाएंगे। कारण दोनों की सांद्रताएं क्या हैं? समान है। जब विलयनों की सांद्रताएं समान होंगी, अब अपन ने पढ़ा है कि कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर परासरण की क्रिया होती है। इसमें अर्धपारगम झिल्ली लगी है और क्या परासरण की क्रिया होगी? जब दोनों की क्या हो? परासरण दाब समान हो या विलयन की सांद्रताएं क्या हों? समान हों। तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? समपराशरी, जिनके परासरण दाब समान हो। एक निश्चित ताप पर दो विलयनों के परासरण दाब जब समान होते हैं तो वे विलयन कैसे कहलाते हैं? समपराशरी विलयन कहलाते हैं। और सांद्रताएं मान लो मोल यदि समान हो, विलेय के मोल इसमें मान लो 10% को लें, इसमें भी 10%, और विलेय के मोल भी यदि दोनों में समान है, यानी कि दोनों के मोल समान है, तो भी वो विलयन क्या कहलाएंगे? समपराशरी विलयन कहलाते हैं। देखो पढ़ते हैं। समपराशरी विलयन निश्चित ताप पर जब दो विलयनों के परासरण दाब या मोलर सांद्रताएं, परासरण दाब मतलब π1 और π2। फिर से पढ़ो। निश्चित ताप पर जब दो विलयनों के परासरण दाब π1 π2 या मोलर सांद्रताएं C1 C2 समान हो, कैसी हो? समान हो, तो उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। कैसे विलयन समपराशरी होंगे? जिनके परासरण दाब समान हो या मोलर सांद्रताएं समान हो या फिर मोलों की संख्या समान हो। भाई परासरण दाब किसके समानुपाती होता है? सांद्रता के। और सांद्रता किसके समानुपाती होती है? मोल के। तो इनमें से कुछ भी समान हो, परासरण दाब हो, सांद्रता हो, मोल हो, कोई भी समान हो, वो विलयन कैसे कहलाएंगे? ऐसे विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर, पृथक मतलब अलग अलग करने पर, बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगी है, अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करने पर उनके बीच परासरण की क्रिया नहीं होती। वही मैं कह रहा हूँ कि इनके बीच कोई परासरण की क्रिया नहीं होगी। न विलायक के कण इधर से इधर जाएंगे न इधर से इधर आएंगे, क्योंकि दोनों के परासरण दाब क्या है? समान है। और दाब समान कब होते हैं? परासरण दाब जब दोनों विलयनों की सांद्रताएं क्या हों? समान। अब देखो इसका एग्जाम्पल है 0.91% NaCl का विलयन। मान लो इसमें भरा है 0.91% NaCl का विलयन, मतलब इसमें जल में नमक कितना मिला है? 0.91%। इसकी सांद्रता इसने बता दी पहले से ही। नमक की सांद्रता कितनी है? 0.91%। या ये कहो परसेंटेज हटाओगे तो कितना हो गया? ये
0.91%, 0.91 ग्राम, 100 ग्राम में 0.91 ग्राम। तो 0.91% ये एक स्टैंडर्ड है जो कि ब्लड का होता है। ब्लड की जो सांद्रता है ना वो इतनी सांद्रता है। तो ये यही कहना चाह रहा है कि 0.91% NaCl बिलियन RBC का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। ये ब्लड में होती हैं लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। RBC रेड ब्लड सेल्स कोशिकाएं होती हैं। के समपराशरी है, मतलब जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी सांद्रता होती है 0.91%। यदि उन लाल रक्त कणिकाओं को नमक NaCl 0.91% NaCl के विलयन में यदि उन लाल रक्त कणिकाओं को डुबोया जाए तो दोनों के बीच कोई परासरण की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि दोनों की सांद्रताएं क्या हैं, समान। हम जानते हैं कि रेड ब्लड सेल्स की जो सांद्रता है वो होती है 0.91%, और इसको हमने कैसे विलयन में डुबोया है, 0.91% वाले में। तो क्या परासरण की क्रिया होगी? नहीं होगी। जब भी तुम देखा होगा ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है तो कोई परासरण की क्रिया नहीं होती, क्योंकि उस ग्लूकोज के पानी का जो सांद्रता होती है वो होती है 0.91%। पहले से ही चेक कर लेते हैं ताकि वो अंदर जाके न तो लाल रक्त कणिकाएं सिकुड़ेंगी न वो फूलेंगी। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है अति पराशरी विलयन में। देखो, निश्चित ताप पर वह विलयन जिसका परासरण दाब किसी अन्य विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है अति पराशरी विलयन कहलाता है। फिर से देखो, निश्चित ताप पर वह विलयन जिसका परासरण दाब किसी अन्य विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है अति पराशरी विलयन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखो, मान लो ये नमक का विलयन है और इधर रेड ब्लड सेल्स का विलयन RBC, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाओं का। अब आप देखो इसकी सांद्रता तो फिक्स है 0.91% होती है, फिक्स है। नमक को मैंने क्या कर दिया, विलयन को बढ़ा दिया, कुछ परसेंटेज बढ़ा दी, मैंने 1.5% कर दिया, इससे ज़्यादा हो गया। ये क्या कह रही है परिभाषा, वो निश्चित ताप पर वह विलयन जिसका परासरण दाब किसी अन्य विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है, वो विलयन अति पराशरी विलयन, माने ये विलयन इसकी अपेक्षा अधिक सांद्र है, तो ये कैसा विलयन कहलाएगा? अति पराशरी विलयन कहलाएगा। उदाहरण में देखो, इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब RBC को यानी रेड ब्लड सेल्स को 0.91% से अधिक सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में आर्धपारगम झिल्ली तो होती है उसके अंदर, जैसे ही इसको अधिक सांद्र विलयन में डुबोया जाएगा रेड ब्लड सेल्स को, तो क्या हो जाएगा? देखो, डुबोया जाता है तो लाल रक्त कणिकाएं रेड ब्लड सेल्स सिकुड़ जाती हैं। क्यों? इसको किस में डुबो दिया? अधिक सांद्र वाले विलयन में। तो बताओ परासरण की क्रिया होगी? बिल्कुल होगी। कहाँ से कहाँ होंगे ब्लैक के कण? रेड ब्लड सेल से जल के कण निकल के कहाँ जाने लगेंगे? अधिक सांद्र विलयन की ओर। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं जी क्या हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी, क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड भरा हुआ है उसमें से जल निकल के धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाएगा? NaCl के गाढ़े विलयन। तो ये लाल रक्त कणिकाएं सिकुड़ जाती हैं। फिर से पढ़ो, जब RBC को 0.91% से अधिक सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो लाल रक्त कणिकाएं सिकुड़ जाती हैं। क्यों सिकुड़ जाती हैं? क्योंकि उनमें से जल अधिक सांद्र विलयन की ओर चला जाता है। जो लाल रक्त कणिकाओं में ब्लड के साथ में ब्लैक भी होता है, जल होता है, वो निकल के अधिक सांद्र विलयन की ओर चला जाता है, जिससे सिकुड़ जाती हैं और इस क्रिया को, एक बीमारी हो जाती है, इस क्रिया को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। बायो वाले बच्चे इसको पढ़ते भी होंगे। प्लाज्मोलाइसिस क्या है? एक बीमारी है, और वो कौन सी बीमारी है? जिसमें लाल रक्त कणिकाएं सिकुड़ जाती हैं। कारण इसका कारण यही है कि 0.91% से अधिक विलयन में यदि उनको डुबोया जाए, यानी ग्लूकोज की बोतल में
यदि उसकी सांद्रता अधिक कर दी जाए तो रेड ब्लड सेल सिकुड़ जाएंगी, और यदि उसकी सांद्रता कम कर दी जाए तो क्या होगा, देखो अभी अपन पढ़ते हैं। अल्प पराशरी विलयन, अल्प का मतलब होता है कम, माने ऐसा विलयन, देखो इसमें से डेफिनेशन बन जाएगी, निश्चितता पर वह विलयन जिसका परासरण दाब किसी अन्य परासरण दाब से अधिक की जगह क्या कर दोगे, कम हो जाता है, कम हो जाता है, तो ऐसे विलयन को अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। उदाहरण इसी में से, जब आरबीसी को 0.91% से कम सांद्रता वाले, यानी इसकी सांद्रता में घटा के क्या कर दूं, कम, 0.91 की जगह 0.71 कर दूं, तो इससे तो कम हो गई। कम सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो लाल रक्त कणिकाएं सिकुड़ेंगी नहीं, अब फूल जाती हैं। क्यों फूल गई, क्योंकि इसको हमने किसमें डाल दिया, कम सांद्रता वाले में, तो इसमें से ब्लैक के कण निकल के कहाँ जाने लगेंगे, रेड ब्लड सेल्स। लाल रक्त कणिकाएं फूल जाती हैं और फट भी सकती हैं, क्योंकि उनमें से नहीं आएगा, यहाँ वर्ड आएगा विलायक में से, कम सांद्र विलयन में से, कम सांद्र विलयन में से जल अधिक सांद्र विलयन की ओर चला जाता है। इस क्रिया को हीमोलाइसिस कहते हैं। ये प्लाज्मोलाइसिस था, और अल्पराशरी में क्या बोलेंगे, इस क्रिया को हीमोलाइसिस कहते हैं। तो पूरी डेफिनेशन इसी से बन जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं। आ गया समझ में। ये आते हैं, इम्पोर्टेंट हैं जी, 2018 में आए थे, समपराशारी, अतिपराशारी और अल्पपराशारी। इस पे न्यूमेरिकल आता है, वो मैं कराता हूँ। कभी तो सांद्रताएं समान कहेगा, कभी परासरण दाब समान कहेगा, बात एक ही हो, कभी मूलों की संख्याएं समान कहता है क्वेश्चन में। ठीक है, देखो किस तरह से क्वेश्चन आता है, ये लिखा है, इसको करने की कोशिश करो जब तक मैं इसको मिटाता हूँ। देखो दिया क्या है, क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, ग्लूकोज के उस विलयन की सांद्रता ज्ञात करो जो 6.0 ग्राम प्रति लीटर यूरिया विलयन के समपराशारी है। यानी यूरिया विलयन की प्रति लीटर में मात्रा दी है। ये क्या दी है, यूरिया विलयन की प्रति लीटर में मात्रा, यूरिया विलयन की प्रति लीटर में मात्रा, इसको मान लो W1। ऐसे विलय होता है तो B मानते हैं, पर यहाँ पे है चूँकि 2 विलयन है तो उनमें 2 तरह के विलय होंगे, तो एक विलय को W1 और दूसरा आएगा तो उसको W2। मात्रा है कितनी दी है, 6.0 ग्राम, पहला हो गया। दूसरा क्या दिया है, यूरिया विलयन का हम अणु भार निकाल लेंगे, और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ग्लूकोज का अणु भार तो इसने दे रखा है, यूरिया का अणु भार इसने दिया नहीं है, तो यूरिया का अणु भार हम निकाल सकते हैं। ठीक है, या दे दे तो अच्छी बात है। ग्लूकोज का अणु भार, ये तो यूरिया का अणु भार है, ग्लूकोज का तो ज़्यादा होता है। क्वेश्चन देखता हूँ, 1 मिनट। यूरिया ग्लूकोज का अणु भार 180, यूरिया का अणु भार तो दिया है जी, यूरिया का ही है, यूरिया का अणु भार 60 और ग्लूकोज ये ना भी दिया होता तो ऊपर निकाल सकते हैं, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। ग्लूकोज का अणु भार ये तो हम निकाल लेते हैं, आप सब तो जानते होंगे इतने ग्राम। अणु भार काय से आता है, उसके
अणु सूत्र से, अणु सूत्र पता होना चाहिए। अब ग्लूकोज को क्या होता है C6H12O6, यूरिया क्या होता है NH2CONH2। तो ये तो हम दोनों निकाल सकते हैं, दे या ना दे, पर ठीक है उसने दे दिया, हम निकाल लेते हैं, हम लिख देते हैं। यूरिया विलयन की प्रति लीटर में मात्रा दिए, और क्या दिया है, यूरिया विलयन का अणुभार, यानी यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार। अणुभार को हम काहे से रिप्रेजेंट करते हैं, m, और बिलियन 1 है तो 1m1 = 60 ग्राम। ध्यान से देखना ये क्या कह रहा है, यूरिया विलयन के संपरासरी है ग्लूकोज का विलयन, तो 2 विलयन है, एक तो ग्लूकोज विलयन है, एक तो ग्लूकोज और दूसरा यूरिया है, ठीक है। ग्लूकोज विलयन की सांद्रता, ग्लूकोज की उस विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है, यानी कि इसकी सांद्रता हमें निकालनी है, जो यूरिया विलयन के समपरासरी, यानी ये दोनों विलयन एक दूसरे के क्या है, समपरासरी। तो समपरासरी में π1 बराबर होता है π2, C1 बराबर होता है C2 और N1 बराबर होता है N2, होता है कि नहीं। चलिए, तो यदि हम विलयन 1 की N1 निकाल लें और विलयन 2 की N2 निकाल लें, तो हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लो इधर मैंने यूरिया को 1 मान लिया है, यहाँ पे देख लो, देखा होगा तुमने, तो ग्लूकोज को 1.2 मान लेंगे। देखो यहाँ पे मैंने यूरिया 1 मान लिया ना, W1, और यूरिया का अणुभार M1। अब N1 और निकाल लो यूरिया की, यानी कि मोलों की संख्या, मोल, यूरिया के मोल, यूरिया के मोल। तो N1 बराबर क्या होता है, W1/M1। W1 कितना है, 6/60, ये आ गया 10 बार 1/10 मोल। ऐसे ही लिखा रहने दो, बाद में सॉल्व होगा वो तो। अब आती है बारी तथा ग्लूकोज। जैसे यूरिया विलयन की प्रति लीटर मात्रा, वैसे ही ग्लूकोज विलयन की भी होगी, नहीं होगी तो हम मान लेंगे। देखो ग्लूकोज के उस विलयन की सांद्रता ज्ञात करो जो 6.0 ग्राम प्रति लीटर यूरिया विलयन के संपरासरी है, माने यूरिया विलयन की मात्रा तो हमें निकालनी है, सांद्रता या मात्रा निकालनी है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना यूरिया की जगह ग्लूकोज विलयन की प्रति लीटर में मात्रा क्या मानेंगे, ये W1 थी तो इसको क्या मान लो, W2, जो कि हमें क्या करनी है, 5, यही तो निकालनी है। अब आते हैं ग्लूकोज का अणुभार। ग्लूकोज का अणुभार ये क्या है, M1, M2, M1 तो हो गया यूरिया के लिए, कितना दिया है, 180 ग्राम। तो ग्लूकोज के मोल, N2 बराबर क्या होता है, ग्लूकोज के मोल W2/M2 बराबर, W2 तो निकालनी है, M2 180 ग्राम। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब हमें दिया है, क्या दिया है, ग्लूकोज के उस विलयन की सांद्रता ज्ञात करो जो, यानी कि ग्लूकोज 6.0 ग्राम प्रति लीटर यूरिया विलयन के क्या है, संपरासरी। तो ये कह रहा है कि ग्लूकोज विलयन और यूरिया विलयन दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समपरासरी हैं। तो हमें दिया है दोनों विलयन समपरासरी हैं,
दोनों विलयन समपराशरी हैं, इसका मतलब हम मोल बराबर कर देंगे ग्लूकोज के मोल, ग्लूकोज के मोल N1 नहीं, ग्लूकोज के मोल N2 है, तो मैं पहले यूरिया कर लेता हूँ। यूरिया के मोल N1 बराबर ग्लूकोज के मोल। क्लियर? N1 और N2। यूरिया के मोल कहाँ है? ये रहे 1/10। ग्लूकोज के मोल कहाँ है? ये रहे W2/180। 10 से 10 ऐसे कट जाता है, 80 बचा, इधर ला गया W2 बराबर 80 ग्राम और प्रति लीटर। तो सांद्रता क्या आ गई? 18 ग्राम प्रति लीटर। 1 लीटर में कितने ग्राम है? 18 ग्राम है ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज विलयन की सांद्रता हो गई है, ग्लूकोज विलयन की सांद्रता 1 लीटर में 18 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। स्क्रीनशॉट ले। क्लियर? अब मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूँ। अब आता है क्वेश्चन, परासरण कितने प्रकार का होता है? तो देखो, परासरण 2 प्रकार का होता है, ये मैंने तुम्हें बताया। एक होता है अंतःपरासरण, एक होता है बाह्य परासरण। देखो, परासरण कितने प्रकार का होता है, मैं पहले एक एग्जांपल दे दूं तुम्हें। बाह्य परासरण, बाह्य परासरण, और दूसरा होता है अंतःपरासरण। इन दोनों के एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा कि बाह्य परासरण क्या होता है और अंतःपरासरण क्या होता है। ये कोई कोशिका झिल्ली है, यहाँ पर कोशिका है। जैसे मैंने बना लिया, मान लो अंगूर, और इसको मैं गाढ़े विलयन में डाल दूं। अंगूर को किस में डाल दूं? गाढ़े विलयन में डाल दूं। तो बताओ, कोशिका में से यदि बाहर की ओर कुछ निकल रहा है तो वो बाह्य परासरण, और अंदर आ रहा है तो वो अंतःपरासरण। अंगूर को यदि मैं गाढ़े विलयन में, उससे भी गाढ़े विलयन में डालता हूँ तो अंगूर सिकुड़ जाता है। इस क्रिया को कहते हैं बाह्य परासरण। और यदि किशमिश को मैंने जल में डाल दिया तो अंदर आ गया तो उसको बोलते हैं अंतःपरासरण। तो देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है? परासरण के द्वारा किसी कोशिका में से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से बाहर की ओर निकलना। कोशिका में से परासरण की क्रिया द्वारा विलायक के कणों का बाहर की ओर निकलना बाह्य परासरण कहलाता है। और कोशिका में किसी विलायक के कण अंदर आ जाए तो वो अंतःपरासरण कहलाता है। जैसे अंडे को यदि आप गाढ़े विलयन में डालते हो, नमक के NaCl के गाढ़े विलयन में डालते हो अंडे को, तो अंडा सिकुड़ जाता है क्योंकि उसमें भरा हुआ द्रव बाहर निकल जाता है, तो वो बाह्य परासरण। यदि मैं अंडे को पतले विलयन में डाल दूं तो वो फूल जाता है और फट भी सकता है। इसी को बोलते हैं अंतःपरासरण और बाह्य परासरण। जब कोशिका में से, तो कोई कोशिका है, इसमें से कोशिका मान लो क्या है, इसको अधिक सांद्र में डाल रहे हैं, अधिक सांद्र विलयन में, और ये कम सांद्र।
तो कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर होती है क्रिया। तो बताओ कोशिका कैसी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। यानी मान लो कोशिका अंगूर है, अंगूर की जो बाहरी सतह होती है वो क्या होती है, अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है। यदि उसको अधिक सांद्र में डाल दिया तो कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर विलायक के कण जाएंगे, तो उसके अंदर जो द्रव भरा होगा वो धीरे धीरे निकल के कहाँ चला जाएगा, अधिक सांद्र की ओर चला जाएगा और अंगूर सिकुड़ जाएगा या अंडा सिकुड़ जाएगा। और यदि उल्टा कर दूं मैं, इसको कम सांद्र बना दूं और इसको अधिक सांद्र बना दूं, तो इसमें से जल अंदर आ जाएगा, तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा, अंतः परासरण का। देखो ये मैंने कोशिका है कोई, और यदि इसमें जल के अणु आ जाए, ये क्या है, कम सांद्र, कम सांद्र, और ये क्या है, अधिक सांद्र, अधिक सांद्र। तुम नोट्स में देख लो इसकी भाषा। परासरण के द्वारा किसी कोशिका में से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से बाहर की ओर निकलना बाह्य परासरण कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल मैंने ये दिया है, अंडे को NaCl के सांद्र विलयन में डालने पर बाह्य परासरण के कारण वह सिकुड़ जाता है। और दूसरा है अंतः परासरण, इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी कि परासरण के द्वारा किसी कोशिका के अंदर की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से विलायक के अणुओं का प्रवाह अंतः परासरण कहलाता है। जैसे अंडे को जल में डालने पर अंतः परासरण के कारण वह फूल जाता है। फिर एक क्वेश्चन किशमिश वाला दिया है, किशमिश को पानी में डालने पर वह फूल जाती है, जबकि अंगूर को नमक के गाढ़े विलयन में डालने पर वह सिकुड़ जाता है। क्यों, कारण से समझाओ। तो वो उसमें अंतः परासरण और बाह्य परासरण ये दोनों क्रियाएं होती हैं, इसीलिए अंगूर सिकुड़ जाता है और किशमिश फूल जाती है। किशमिश के अंदर गाढ़ा द्रव भरा होता है, अब उसको आप पानी में डालोगे तो फूलेगी। अंगूर के अंदर पतला विलयन भरा होता है, कम सांद्र होता है, उसको गाढ़े विलयन में डालोगे तो वो सिकुड़ जाता है। समझ में आ गया? चलो अब एक क्वेश्चन इस पे और है कि वितुक्रम परासरण, आपने नाम सुना होगा कभी, वितुक्रम परासरण। वितुक्रम नाम से पता चल रहा है, देखो परासरण और एक होता है वितुक्रम परासरण। जी क्या होता है वितुक्रम परासरण, या उत्क्रम भी बोल सकते हैं, उत्क्रम परासरण, वितुक्रम या उत्क्रम परासरण। देखो समझो, यहाँ पर पूरा अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है और इसमें जल भरा हुआ है और इसमें समुद्री जल है, समुद्री जल भरा है। तो समुद्री जल में तो बहुत सारे लवण घुले होते हैं, तो ये तो अधिक सांद्र होगा, अधिक सांद्र। और ये तो जल है, विलायक है, ये कम सांद्र होगा, सब जानते हैं। अब देखो ध्यान से, इसमें भरा हुआ है समुद्री जल और इसमें भरा हुआ है शुद्ध जल, ठीक है। तो परासरण की क्रिया बताओ कहाँ से कहाँ होगी। परासरण की क्रिया इधर से चालू, परासरण की क्रिया इधर से चालू होगी और धीरे धीरे जल के अणु कहाँ चले जाएंगे, समुद्री जल में मिल जाएंगे, क्योंकि ये गाढ़ा होता है, इसमें तो विलय होते हैं बहुत सारे। अपन को तो ये परासरण कहलाती है, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, परासरण। जो कम सांद्र से अधिक सांद्र विलयन की ओर विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली में से गमन करते हैं तो उसे बोलते हैं परासरण। अब होता उत्क्रम परासरण, उल्टा। उल्टा कैसे चलेगा, मतलब ये इधर की जगह कहाँ चलनी चाहिए, इधर। तो ये कब होगा, जब इसमें आप एक पिस्टन लगाओगे, इधर ही लगाना पड़ेगा, इधर तो लगा नहीं सकते, इधर लगाओगे तो और जल्दी भागोगे। इधर जब आप पिस्टन लगाओगे और इस पिस्टन से जब इस पर प्रेशर डालोगे, दबाव लगाओगे, तो समुद्री जल के कण में से, समुद्री जल में से विलायक के कण कहाँ जाने लगेंगे, शुद्ध जल की ओर जाने लगते हैं। इस प्रक्रिया को उत्क्रम परासरण कहते हैं। इस क्रिया का उपयोग कहाँ करते हैं, समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए।
फिल्टर पानी जो आता है वो कैसे आता है, ऐसे ही आता है कि प्रेशर से मशीन फिल्टर में से पानी को निकालती है, जिससे सही पानी तो अलग हो जाता है और जो वैसा खराब पानी उसको अलग कर देती है, या फिल्टर कुछ विलेय पदार्थों को तो फिल्टर ही रोक देते हैं। उत्क्रम परासरण कहलाती है। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, जब किसी विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब डाला जाता है, जब किसी विलयन पर उसके परासरण दाब से, ये विलयन है, इसका परासरण दाब मतलब इधर आ रहा दाब, उस पर पिस्टन द्वारा इतना दाब लगाओ कि क्रिया रुक जाए, तो ये हो गया परासरण दाब। अब इससे भी अधिक दाब लगाया जाता है, परासरण दाब से भी अधिक दाब लगाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं उत्क्रम परासरण। जब किसी विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब डाला जाता है तो उस विलयन में उपस्थित विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक की ओर गति करने लगते हैं। इस क्रिया को उत्क्रम परासरण कहते हैं। उपयोग, इस क्रिया का उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है। विलवणीकरण का मतलब समुद्री जल में से लवणों को दूर करने में किया जाता है, या पीने योग्य बनाने के लिए इस क्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है।